हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो अभी रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, जो है आर्कटिक मेल्ट के ऊपर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक जर्नल निकला है। उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं आर्कटिक मेल्ट के ऊपर। समर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली ये देखने में मिल रहा है कि जो एग्जामिनर होते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को अपने जो पेपर्स होते हैं उनमें जरूर पुट अप करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। रिसेंटली एक जर्नल पब्लिश हुआ है जिसका नाम है अर्थ फ्यूचर, जिसमें क्या बात की गई है कि जो समर सी आइस है आर्कटिक रीजन की, वो बहुत तेजी से शिंक हो रही है, मेल्ट हो रही है। अगर आर्कटिक रीजन की मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड में ये जीरो इक्वेटर लाइन है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नीचे का जो रीजन है वो एंटार्क्टिका उसे कहते हैं, और जो ऊपर का एरिया है, जो 12 मंथ हमेशा बर्फ से ही घिरा रहता है, 0 डिग्री से नीचे इनका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये जो मेल्ट यहाँ पे जो आइस हो रही है वो मेल्ट हो रही है आर्कटिक रीजन में। ये आर्कटिक रीजन है। ठीक है, ये आर्कटिक रीजन की बात हो रही है। और क्या क्या चीजें निकल के आई हैं इसमें, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही कार्बन एमिशन चलता रहा जैसे प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहां की आर्कटिक रीजन की जो समर आइस है, वो 2100 सदी तक, 2100 सेंचुरी तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं वहां की आइस के बारे में और लाइफ के बारे में, कि आइस और लाइफ में कैसे जो है वहां पे कनेक्शन है। विंटर्स की बात करें तो मोस्टली आर्कटिक ओशन जो है वो फ्रीज रहता है, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं होती हैं विंटर्स के टाइम पे। लेकिन समर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइस मेल्ट होने लग जाती है। ठीक है, इतनी नहीं जितनी अभी कार्बन एमिशन से हो रही है, साथ ही साथ जो एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाती है। ओशन करंट्स जो है वो बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो कोस्ट की तरफ ले जाते हैं। जैसे ओशन करंट के साथ प्लैंटन्स आते हैं। प्लैंटन्स जो है उन्हें कौन फीड करता है, उन्हें कौन खाता है? उन्हें छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को फिर बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को फिर सील खाती है। ठीक है, सील हो गई, सील खा रही है। और सील पे जो डिपेंडेंट है वो है पोलर बियर। पोलर बियर सील को खाता है। तो जो पोलर बियर हो गया वहां के इकोसिस्टम में वो टॉप पर है, अगर कहा जाए। तो अगर ये आइस तेजी से मेल्ट होने लग जाएगी, तो कह सकते हैं कि पोलर बियर एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अस्तित्व पे खतरा है, वो खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट उससे कनेक्ट करते हैं। हमें पता ही रिसेंट ईयर में कैसे कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, और सिर्फ आइस मेल्ट ही नहीं, पॉल्यूशन भी एक रीजन है। ठीक है, जिससे जो हम ह्यूमन बीइंग से हमें भी खतरा है। अब बात करते हैं वहाँ की इकोसिस्टम की, तो कहा जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत रिच है। क्यों रिच है? अभी मैंने बताया कि ये जो वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविटीज चल रही है ना, उसके लिए ये जो वहाँ का मरीन इकोसिस्टम है बहुत रिच है। अब जो वहाँ की इरेगुलर टोपोग्राफी होती है, कहीं पे तो आपको लैंड दिख जाएगी। ठीक है, कहीं छोटी छोटी लेक्स हैं, और लेक्स के साथ साथ वहां पे आइस भी है। तो ये जो इरेगुलर टोपोग्राफी है वो हेल्प करती है सील्स के जो लेयर्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने में, साथ ही साथ जो आइस केव्स होती हैं उन्हें क्रिएट करने में। पोलर बियर्स मेनली आइस केव्स में रहते हैं। जब विंटर्स का टाइम आता है तो पोलर बियर्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि हाइबरनेशन क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा कि हाइबरनेशन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करिए। तो हम आने वाली वीडियो में जरूर हाइबरनेशन को, इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। अभी हमने बात की थी कि जो पोलर बियर्स है वो टॉप है चेन पे, देख भी लिया था कैसे। नीचे आते हैं प्लेंटन्स। ठीक है, प्लेंटन्स के ऊपर जो है छोटी मछली है, छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछली उन्हें खा रही है, फिर आ जाती है सील्स, और सील्स के ऊपर आ जाता है पोलर बियर। तो ये एक फूड वेब है, ये एक फूड चेन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसमें से एक भी चीज खत्म हो जाती है तो ये पूरी चेन जो है ना वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। अब नई स्टडी के बारे में बात करते हैं कि जनरल की जो नई स्टडी थी उसमें क्या सामने आया है। जो ये स्टडी की गई है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जो कंडक्ट की गई है, ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न रीजन में। साथ ही साथ जो कैनेडियन रीजन है वहां पर भी
साथ में इसके कंडक्ट की गई है ये स्टडी, जिसमें बताया गया है कि 2050 तक अगर हमने अपना कार्बन एमिशन नहीं कम किया तो ये जो समर आइस है ये ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एजम्पशन है, एजम्पशन है। और अगर वो साइंटिस्ट एजम्पशन कर रहे हैं तो ये रियलिटी भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रियल नहीं हो सकता है। कुछ डाटा के बेसिस पर ही वो कह रहे होंगे कि 2050 तक अगर ऐसे ही कार्बन एमिशन चलता रहा तो वहां की जो समर आइस है आर्कटिक रीजन की वो ड्रामेटिकली थिन हो जाएगी। और समर आइस 2100 सेंचुरी तक खत्म भी हो सकती है, जैसा अभी हमने आगे देखा था। अगर कार्बन एमिशन ऐसे ही चलता रहा जैसे अभी हम कर रहे हैं तो ये 2000 2100 2100 तक 2100 सेंचुरी तक खत्म भी हो सकती है। तो ये जो है ये मेनली जो चीजें हैं कि हाँ इन सब चीजों से वहाँ की जो समर आइज है वो कम हो रही है। अभी आपको पता होगा कि इंडियन रीजन में अक्टूबर मंथ में हम हैवी रेन देखने को मिल रही है हमें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, तो हैवी रेन जो है वो देखने को मिल रही है। वो क्यों है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं हमारे आई बटन पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगर हम आगे ये बताया गया है कि अगर हम लो एमिशन करते हैं प्रेजेंट को देखते हुए, ठीक है, तो एट सम एक्सटेंट, ठीक है, जो सील्स हैं और बियर्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं अगर हमने लो एमिशन किया तो। और अगर हमने हाई एमिशन किया तो पता ही है 2100 सेंचुरी तक ये जो आइस है वो खत्म हो जाएगी और इनकी जो प्लेस है, पोलर बियर हो जाए चाहे सील्स हो जाए, ठीक है, तो ये एक्सटेंट हो सकती है, खत्म हो सकती है। और अगर वहां पे समर आइस ही नहीं रहेगी तो इकोसिस्टम भी वहां का नहीं बचेगा, क्योंकि आइस समर आइस से तो इकोसिस्टम है, वही है नो आइस नो इकोसिस्टम। अब जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे मेन चीज ये है कि हम जानते हैं कि जो हमारा नीचे का पेनिनसुला है ये विंध्यन रेंज से अलग हुआ है। नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया वैसे अलग नहीं है, हम सब एक हैं, लेकिन एक बाउंड्री है। तो ये पेनिनसुला से ऊपर का जो रीजन है हमारा प्लेन्स का, तो ये जो है ये अरेबिक ओशन, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए पेनिनसुला है। अगर आइस मेल्ट होती है तो सबको पता है कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली एंटार्क्टिक रीजन या आर्कटिक रीजन। जब ये वाटर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो खतरे वाली बात है। तो इसलिए इंडिया के लिए जो ये जो टॉपिक है या ये जो मुद्दा है ये कंसर्न वाला हो जाता है। हम देख रहे हैं वल्नरेबल हो जाती है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है। आर्कटिक, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ओशन करंट्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओशन करंट्स जो है वो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे वो नॉर्मली करते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई। क्यों? क्योंकि उससे आइस मेल्ट होगी और वाटर लेवल बढ़ेगा। वेदर पैटर्न चेंज हो सकते हैं, फिशरीज कम हो सकती हैं, जो मछली होती हैं वो कम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कंडीशन चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए और अपमेट करने के लिए या अपनी जो जनसंख्या है उसे बढ़ाने के लिए। और जो हमारा मॉनसून का पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच की बात होती है कि जब चलता है कभी कभार जब अल नीनो बन जाता है यहाँ पे तो उससे कैसे चेंज हो जाता है मॉनसून, है ना। तो अगर ऐसे ही ये सब चीजें डिसबैलेंस हो गई तो मानसून भी डिसबैलेंस हो जाएगा। और अगर मानसून डिसबैलेंस हो गया तो हमें पता है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं मानसून पे डिपेंडेंट होके। और अगर मानसून ही नॉर्मल नहीं रहा तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होगा तो हम सबके खतरे की बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ थर्ड पोल, थर्ड पोल कहा जाता है हिमालयन रीजन को। क्यों? हिमालयन रीजन भी ऊंचा है तो उसे थर्ड पोल कह देते हैं। तो इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हिमालय में रिसर्च कंडक्ट करे। क्यों? हिमालय में भी बर्फ 12 मंथ जो है वो हमेशा बर्फ रहती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक नीड।
हमें सारे देशों के साथ इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। बहुत जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उन्हें लेना चाहिए, या जो पहले कॉप्स जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें आई थी सामने या रखी गई थी, क्लॉज थे, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए। अगर ये सब चीजें होती हैं और इंडिया इसमें अच्छा काम करता है तो इंडिया स्टैंड कर सकता है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए ही एक प्राउड वाली बात होगी। तो दैट्स इट, आज की वीडियो हम यही रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो लाइक का बटन है आप उसे हिट कर दीजिए। सब वो जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वन।